So next is the question number 23. Why is lithium fluoride almost insoluble in water, whereas LiCl soluble not only in water but also in acetone? तो लिथियम फ्लोराइड पानी में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है. आप इसको बोल सकते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, क्योंकि इसका जो KSP है सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज अराउंड 0.13 और लिथियम क्लोराइड का जो सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज अराउंड 86. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की सॉल्युबिलिटीज़ में. तो लिथियम क्लोराइड पानी में भी डिसॉल्व हो जाता है और एसीटोन में भी डिसॉल्व हो जाता है. तो ऐसा क्या इन दोनों में डिफरेंस है? क्योंकि लिथियम कॉमन है और फ्लोरीन और क्लोरीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों हेलोजन्स हैं और इमीडिएट फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन आता है. ठीक है, तो देखिए जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, क्योंकि LiF को डिसॉल्व करने के लिए पहले तो आपको LiF को तोड़ना पड़ेगा. लिथियम पॉजिटिव अलग करने पड़ेंगे, F नेगेटिव अलग करने पड़ेंगे. ठीक है, उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, आप एनर्जी उसमें प्रोवाइड करेंगे. वो एनर्जी आपको वापस कहाँ से मिलती है? जब लिथियम पॉजिटिव जो टूट के आयन बना है उसकी हाइड्रेशन में कुछ एनर्जी वापस निकलेगी, तो वो आपका रिटर्न आएगा एनर्जी आपको. और F नेगेटिव की हाइड्रेशन से भी कुछ एनर्जी रिटर्न आएगी. अगर वो टोटल रिटर्न आपकी एनर्जी इनपुट से ज़्यादा होता है तो ये प्रॉफिटेबल डील होगी. ठीक है, कि आपने अगर 500 एनर्जी स्पेंड की इसको तोड़ने में और आपको 600 वापस मिली हाइड्रेशन से, तो इट्स अ गुड डील. ठीक है, आपको 100 का बेनिफिट ही हो रहा है. बट अगर आपको 500 स्पेंड करने पड़ रहे हैं लिथियम फ्लोराइड को तोड़ने के लिए और वापस आपको 500 से कम मिल रहा है, तब ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अगर आपका पानी ठंडा होगा तो नहीं मिलेगी. हाँ, हॉट वाटर में डेफिनेटली वो एनर्जी इधर उधर से मिल सकती है, पानी के टेम्परेचर से वो ले सकता है. तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड्स इन वाटर आर डिटरमिन्ड बाय अ डेलिकेट बैलेंस. किसका? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का बैलेंस. ठीक है, और लिथियम फ्लोराइड क्योंकि दोनों बहुत छोटे हैं, तो छोटे होने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी बहुत छोटी होगी, और लिथियम और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका आयनिक करैक्टर भी बहुत अच्छा है. ठीक है, तो आयनिक करैक्टर अच्छा होने की वजह से इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो हाईएस्ट है सभी ग्रुप 1 हैलाइड्स में. ठीक है, इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है. पर क्लोरीन का जो साइज़ है LiCl में क्लोरीन रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है, तो उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, अगर आपको एग्जांपल भी चाहिए, लिथियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है इसको तोड़ने के लिए लगते हैं 1030 किलो जूल पर मोल, और जो लिथियम क्लोराइड है उसको अराउंड 834. ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 834 किलो जूल पर मोल लगते हैं. तो इतना डिफरेंस है दोनों की लैटिस एनर्जी में. पर हाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो हाइड्रेशन एनर्जी Cl नेगेटिव और F नेगेटिव की बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर लैटिस एनर्जी बहुत डिफरेंट है. इसीलिए जब नेट एनर्जी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं तो लिथियम क्लोराइड में हमें इन्वेस्ट उतना नहीं करना पड़ता, पर हाइड्रेशन में हमें थोड़ा बेटर आउटपुट मिल जाती है. तो थोड़ा एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से लिथियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, पर LiF नहीं होगा. और अगर एसीटोन की बात करें तो लिथियम क्लोराइड में, क्योंकि क्लोराइड थोड़ा बड़ा आयन है फ्लोराइड से, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा LiF से. ठीक है, और लिथियम पॉजिटिव तो छोटा होने की वजह से हाईली पोलराइजिंग कैटायन है, तो LiCl में थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी है, जिसकी वजह से ये एसीटोन में डिसॉल्व होता है. ठीक है, तो दो फैक्टर हैं, एक तो लैटिस एनर्जी कम है LiCl की और इसका कोवलेंट कैरेक्टर LiF से ज़्यादा है, इसलिए ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट एसीटोन में भी डिसॉल्व होता है. बाकी अगर आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में एक चीज़ याद रखें, सॉल्युबिलिटी को अगर आप पूरा साल भी बैठ के पढ़ेंगे तब भी हो सकता है आपको समझ ना आए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्चुअल टर्म. ये कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है, लैटिस एनर्जी कितनी है, हाइड्रेशन कितनी है. ठीक है, तो बिना इन वैल्यूज़ को जाने आप कभी भी सॉल्युबिलिटी पे
कमेंट नहीं कर पाएंगे, और आपको जिन्होंने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है या काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा कि सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही हेडेक होता है। ठीक है, एक अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, उसके नॉलेज के बेस पे वो बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, अगर उसको वैल्यूज़ का पता होगा। विदाउट दिस वैल्यूज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप सॉल्युबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकते। यू नीड टू नो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो जो भी बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स याद करने में, उनको यही है कि इसका पीछे कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे वो ट्रेंड। कुछ जगह थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट या तुक्का चल पड़ता है, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ठीक है, देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। अब ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन का बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसको तो आई थिंक आप जस्ट पॉज करके डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं आपको लगाना है। ठीक है, तो सोडियम पॉजिटिव बेसिकली ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्लूइड्स सराउंडिंग द सेल्स। ओके, और के पॉजिटिव सेल्स के अंदर होते हैं, एन ए पॉजिटिव सेल्स के बाहर होते हैं। इनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इनकी कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये आप पूरी जो कहानी है इसको देख के नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको एज इट इज़ ही लिख देनी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, so now moving on to the question number 25. What happens when first sodium metal is dropped in water? तो क्या होगा, सोडियम मेटल को अगर आप पानी में डालेंगे तो सिंपल आपको पता है कि सारे के सारे अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं और पानी में जाके सोडियम स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि सोडियम मेटल व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर रिएक्ट्स वायलेंटली टू फॉर्म, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 sodium plus 2 H2O gives you 2 NaOH with the evolution of hydrogen gas. Second is sodium metal is heated in free supply of air. देखो एयर में जब भी अल्कलीज को हीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होके या तो ये ऑक्साइड बनाएंगे या परऑक्साइड बनाएंगे या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम बनाता है ऑक्साइड Li2O, सोडियम मेनली बनाता है परऑक्साइड Na2O2, और पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम के लिए क्या करना है आपने, 2Na+O2। ठीक है, हीट करने पे क्या देगा आपको, Na2O2 पर ऑक्साइड। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑक्साइड बनेगा पर बहुत कम बनता है। थर्ड इज सोडियम पर ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, तो Na2O2 को पानी में डिजॉल्व करेंगे हम, तो इससे भी फाइनली आपको NaOH ही मिलेगा प्लस H2O2। तो इट्स काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि Na2O2 में सोडियम को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन उसकी जगह आ गया और H2O2 प्लस NaOH आपको मिल गया। ठीक है, तो ये हो गए 3 रिएक्शंस। ओके, तो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।